हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज में जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर हुआ था, जिसकी पहली शिफ्ट और जो दूसरी शिफ्ट का पेपर है, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन समझ में भी आया होगा। आज जो हमारी शिफ्ट थी ये आपके सीबीटी 1 की, ये जितनी भी शिफ्ट हो रही थी ये आपके सीबीटी 1 की हो रही है। और यहाँ पर जो कि हमारा सीबीटी 1 पेपर हुआ था, उस सीबीटी 1 में जो हमारा 29 और 12 के शिफ्ट का जो फर्स्ट की शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसका पेपर सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। और इसी के साथ यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर चाहते हो कि आपके साथ सभी का भला हो जाए तो इस क्लास को शेयर करना ना भूले। मैं बढ़ूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और आज की क्लास का पहला ये जो शिफ्ट हुआ था, मैंने पहले लिख दिया 29 की शिफ्ट थी ये, जिसकी पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहां पर देख रखा है कि यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया। तो इसे विश्व धरोहर की सूची में यहाँ पे कब शामिल किया गया, हम लोगों से यहाँ पे ये सवाल पूछा है। तो आप सभी जानेंगे कि यदि सवाल पूछ लेगा सांची का स्तूप का, तो सांची के जो सांची का स्तूप हमें देखने को मिलेगा, इसे 1989 में यहाँ पे शामिल किया गया था। और बात हो रही है यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को के बारे में आप सभी जानेंगे कि यदि सवाल पूछेगा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर, डेट याद रखिएगा 16 नवंबर, और 1949 को हमें इसकी स्थापना देखने को मिली। सवाल पूछ लेगा कि इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो फ्रांस कैपिटल पेरिस में हमें इसका मुख्यालय यहां पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। देखो सबसे पहले भारत में ताजमहल के बाद आप लोगों का एलोरा की गुफा, एलोरा की जो गुफा है वो सेल समूह। मैं पहले भी आप लोगों को जो मैंने पार्ट सीरीज स्टार्ट किया था उसमें कंप्लीट मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया था। ताजमहल हो गया और फिर आपका एलोरा की गुफाएं हो गई। इन दोनों को कब शामिल किया गया था, इनको 1983 में यहाँ पे शामिल किया गया था। इसके बाद में महाबलीपुरम के मंदिर, महाबलीपुरम के यहाँ पर यदि आप सवाल पूछ लेगा कि आपके टेम्पल। फिर इसके बाद में आप लोगों का सूर्य मंदिर, कौन सा मंदिर दोस्तों, सूर्य मंदिर आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछ लेगा। और गोवा का चर्च, कौन सा, गोवा का जो चर्च है। इन तीनों को कब शामिल किया गया था यूनेस्को की साइट में, यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा तो आप लोगों को जवाब देना है 1984 में इनको क्या किया गया था, यहां पर शामिल किया गया था। ठीक है, और वहीं पर यदि सवाल पूछ लेगा कि फतेहपुर सीकरी को किसको, फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी के साथ दोस्तों किनको पूछ सकता है, यहां पर आप लोगों को खजुराहो के मंदिर, हमारे खजुराहो के, यदि खजुराहो के मंदिर आप लोगों से सवाल पूछेगा तो इन दोनों को 1986 में यहाँ पे शामिल किया गया था। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है कि अभी हाल ही में 43 वाला जो भारत का एक नवीनतम यहाँ पर हम लोग देखने वाले, नवीनतम आप लोगों का एक यूनेस्को साइट हमें देखने को मिली। और यह यूनेस्को साइट कहां पर और किस राज्य की यहाँ पर शामिल किया गया था। सवाल पूछेगा सांची का स्तूप, और सांची का स्तूप कहां पर देखने को मिलेगा, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था, तो आप सभी जानेंगे सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये सभी आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। यानी ये मान के चलिएगा रेलवे, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, या आप लोगों को एक यूनेस्को साइट से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों का धोलावीरा हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। ये आप लोगों का सिंधु घाटी का शहर देखने को मिलेगा। और जो धोलावीरा को कब शामिल किया गया था, इसको भी 2017 में हम लोगों ने शामिल किया गया था। तो ये सभी आप लोगों को याद यहाँ पर होना चाहिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सवाल हम लोगों को देखने को मिलेगा किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। तो आप लोगों के फिनलैंड में, सॉरी कहां पर, नॉर्वे में हमें देखने को मिली थी। क्वेश्चन ये
जो क्वेश्चन देखने को मिले था, या इतिहास से 4 साल पहले का प्रश्न था। ठीक है, चलो तो यहां पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट देख लो। देखो नॉर्वे आप सभी जानेंगे, और यहां पर नॉर्वे को हम लोग बोलते हैं कि मध्य रात्रि का हम लोग देश बोलते हैं। मध्य रात्रि का हम लोगों ने देश का दर्जा इसे दिया गया है। देखो फिनलैंड को हम लोग हजारों झीलों की भूमि, हजारों झीलों की हम लोग इसे क्या बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि। यहाँ पर जो यहाँ पर ये बोला जाता है डेनमार्क, देखो डेनमार्क को विश्व की गौशाला क्या कहा गया है, विश्व की गौशाला, विश्व की गौशाला कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लेगा कि विश्व की गौशाला के नाम से फेमस कौन है, तो ये डेनमार्क है। चाहे वो नॉर्वे हो गया, चाहे फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये सभी कौन से महाद्वीप के देश हमें देखने को मिलेंगे, तो ये सभी हम लोगों को यूरोप कॉन्टिनेंट के सभी देश देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, विश्व की गौशाला के नाम से अभी हाल ही में कौन फेमस हुआ है, तो डेनमार्क यहाँ पर फेमस हुआ, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। बेहद सरल प्रश्न है, फुल फॉर्म पूछा है HTTP लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। और यहां तक आए हो तो कुछ आप भी पढ़ो, कुछ सवाल का जवाब आप भी दो। आप लोगों को सवाल का जवाब देना है HTTPS। इसका फुल फॉर्म हमें क्या देखने को मिलेगा, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे देना है। ठीक है, और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, अब भी बोलूंगा, प्लीज रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना, बिल्कुल करो। आप मॉक टेस्ट दो, अच्छी बात है। आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, यदि आप लोगों का सिलेबस 50% से ज्यादा यदि पूरा खत्म हो गया है, तो 2 मॉक टेस्ट तो आप लोगों को देना है। एक CBT 1 का देना है और एक CBT 2 का यहाँ पर रेलवे में देना है। लेकिन उसके साथ में PYQ क्वेश्चन बेहद जरूरी। यदि आप लोगों ने PYQ सवालों को टारगेट किया है और 100+ आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाए CBT 1 के भी, CBT 2 के भी, तब जाके ये मान के चलिएगा आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर ये बोल दूं नहीं मैं जितना पढ़ाऊंगा यहीं से पेपर आएगा, तो ये बोलना मेरी मूर्खता होगी। आप सभी जानते हैं एक टीचर के द्वारा कितना भी पढ़ा दिया जाएगा, वहां से पेपर फंसने वाला नहीं है। मेरा आप सभी के लिए प्रयास है, मेरी तरफ से मैं जितना भी एफर्ट मैं इस क्लास में डाल सकता हूं मैं डालूंगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सारे PYQ सवालों का एक क्लास आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। PYQ सीरीज में आपको लेके आया, जितना भी हम मुझसे और हमारी टीम से हो पाएगा, हम लोगों के आप लोगों के लिए बेहतर प्लान हो पाएगा, करेंगे। लेकिन पूरा आगे का डेडिकेशन, पोटेंशियल जो लगाना है आप सभी को लगाना है। मैं आप लोगों को एक ही बात फिर से बोलूंगा, जो भी हमारे साथी जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, जो किसी संस्थानों में जाकर पढ़ चुके हैं, यदि उनका सिलेबस खत्म हो चुका है, तो इस PYQ सीरीज को फॉलो कर लो। इसको फॉलो करोगे, इससे पढ़ोगे, नुकसान नहीं होगा दोस्तों, फायदा ही आप लोगों को देखने को होगा। और जिनका सिलेबस नहीं हुआ वो भी फॉलो करेगा तो उसका भी फायदा होगा। लेकिन जिसका सिलेबस खत्म हो चुका है, जो चाहता है उसका रेलवे में सिलेक्शन हो, तो भाई इस सीरीज को फॉलो कर लो। आंख बंद कर हम पर विश्वास कर लो, सिलेक्शन आप लोगों का कहीं नहीं गया। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अच्छे लेवल पर आप लोगों को जो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके सवाल का जवाब देते जाना हम लोगों को। HTTPS का है, इसका फुल फॉर्म क्या देखने को मिलेगा। चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्त ये कर्ता माना जाता है। ठीक है, हम लोगों से प्राप्त करता मतलब जो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। देने वाला तो O है, लेने वाला AB है। ठीक है, तो AB यहां पर हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। देखो हमें जो ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे, तो ब्लड ग्रुप हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक तो आपका A देखने को मिलेगा, एक B देखने को मिलेगा, एक AB देखने को मिलेगा और एक O देखने को मिलेगा। इसके साथ यदि मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इन्हीं ब्लड ग्रुप के अंदर या आपका एंटीजन क्या देखने को मिलेगा, A के अंदर A, B के अंदर B, इसके अंदर आप लोगों का AB और इसके अंदर तो आप लोगों का O ही यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों का, आप सभी जानेंगे कि आप लोगों के O के अंदर आप लोगों का एंटीजन नहीं होता है। O के अंदर आप लोगों का एंटीजन नहीं होगा। मैं बात करूंगा कि आप लोगों के एंटीबॉडी की, मैं बात करूंगा कि आपके एंटीबॉडी की, यहाँ पर आप लोगों को B होगा, B के अंदर
आप लोगों का एंटीबॉडी ए देखने को मिलेगी, लेकिन ए बी के अंदर ये आपकी एंटीबॉडी नहीं होती है। अब यहाँ पर बच गया आप लोगों का ओ, तो ओ के अंदर ये आपकी एंटीबॉडी ए बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का चार्ट आप लोगों को याद होना चाहिएगा। मैं पूछ लूंगा कि आप लोगों का सर्वग्राही, सॉरी आप लोग मतलब हमें एक प्रकार से आप सर्वदाता, मैं यहां पर जो बोलूंगा आप किन किन को ब्लड ग्रुप यहां पर दे सकते हैं, मैं ये बोलूंगा किन किन को आप यहां पर दे सकते हैं। जो ए वाला ब्लड ग्रुप वाला होगा तो वो ए को देगा, इसके साथ ए बी को दे सकता है, ठीक है। इसके साथ जो बी वाला होगा वो बी को तो दे सकता है, लेकिन ए बी को देगा ही देगा क्योंकि सर्वग्राही होता है वो, ठीक है। सॉरी यहाँ पर प्राप्त करता, ठीक है, हमने बिल्कुल सही पढ़ा। अब यहाँ पर जो आपका ए बी है ये तो केवल किसको लेगा, या आपका ए बी को ही दे सकता है। यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और सर्वदाता ओ तो सबको दे सकता है, ओ आपका ए को भी दे सकता है, आप लोगों का बी को भी दे सकता है, इसके साथ भी आप लोगों का या आपका ए बी को दे सकता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा ओ ब्लड ग्रुप होगा वो आप लोगों का तीनों को यहाँ पर दे सकता है। ये तो सर्वदाताओं के बारे में हम लोगों ने बात किया, लेकिन कुछ नवीनतम ब्लड ग्रुप हमें मिले हैं, कुछ नवीनतम हमें यहाँ पर ब्लड ग्रुप हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब ये नवीनतम ब्लड ग्रुप कौन कौन से हुए हैं, एक तो हम लोगों को आप लोगों का बॉम्बे ब्लड ग्रुप हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसे हम लोगों ने बीबीजी यहाँ पर नाम दिया है। अब मैं मान के चला हूं आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, और यदि नहीं पढ़ा हुआ तो ये पढ़ लो। सबसे नवीनतम भारत में, देखो ये तो पूरे विश्व के सभी व्यक्ति जानते हैं कि ये ब्लड ग्रुप हमारे पास में है, लेकिन सबसे जो नवीनतम मिला है वो बीबीजी मिला है। ये कब मिला था, तो 1952 में हम लोगों को यहाँ पर ये प्राप्त हुआ था। मैं बात कर रहा हूं 1992 में हम लोगों को यहाँ पर ये प्राप्त हुआ था, ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में INRA प्राप्त हुआ था, तो ये एक ब्लड ग्रुप हमें प्राप्त हुआ है। तो यदि सवाल पूछेगा इसका पहला केस कहां से प्राप्त हुआ था, तो पहला केस इसका सूरत से, कहां से प्राप्त हुआ, सूरत से। जब ये प्राप्त हुआ तो केवल इसके जो कि जिनके अंदर जांच की गई थी वो केवल 7 लोग थे, उस समय 7 लोग थे, लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या लगभग 10,000 पहुंच चुकी है। तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि ये 10,000 जनसंख्या पहुंच गई है, 7 लोगों में प्राप्त हुआ था। INRA आपका नया ब्लड ग्रुप सबसे पहले सूरत से प्राप्त हुआ था, और एक बीबीजी बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये 2 नवीनतम ब्लड ग्रुप आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये दोनों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक है। या IMP है, ये दोनों कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो सवाल पूछ लेगा सर्वदाता कौन होगा, तो ओ सबको दे सकता है, सर्वग्राही कौन होगा, तो ए बी यहाँ पर ले सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ए बी। चलेगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया था, तो 1906 वाला जो आपका अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष जो थे, जो कि आपके अध्यक्ष हमें देखने को मिले थे, आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि आपके अध्यक्ष देखने को मिले थे वो दादा भाई नारोजी। कौन देखने को मिले थे, दादा भाई नारोजी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले थे, आप लोगों को याद होना चाहिए। वहीं पर ये जो स्वराज शब्द है, ये स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने। कौन ने दिया था, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले ये स्वराज शब्द यहाँ पर दिया था। वहीं पर बात करेगा कि पुण्य स्वराज की मांग कब की गई थी, पुण्य स्वराज की मांग कब की गई थी, तो कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन, जो लाहौर अधिवेशन हमें देखने को मिला था, यहाँ पर पहली बार पुण्य स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और 1936 की क्या है, तो यहाँ पर जो कांग्रेस का, जो यहाँ पर कांग्रेस का हम लोगों को जो आप लोगों का अधिवेशन देखने को मिलेगा, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। कौन ने किया था, जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। यहाँ पर पहली बार वास्तविक तौर पर हम लोग ये बोल सकते हैं कांग्रेस ने क्या किया था, संविधान सभा की मांग किया था। क्या किया था, संविधान सभा की यहाँ पर
मांग किया था, जो कि 1936 में हम लोगों को यहां पर देखने को मिला था। तो स्वराज शब्द दिया किसने था? सबसे पहले दयानंद सरस्वती, पहली बार आह्वान 1906 में, और पुण्य स्वराज की मांग ये कांग्रेस ने रखी थी 1929 में, और ये लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर अधिवेशन। ठीक है, इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आ रहा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, तीनों काम करना है। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे छठे प्रश्न पर। कहां गया छठा प्रश्न? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, किस आपके अफ्रीकी देश में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग प्रभाव के लिए मुक्त करने के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है, या किया था? क्योंकि पहले का प्रश्न था तो किया था से ही आएगा। ठीक है, नैरोबी, मालावी, केन्या या घाना? तो मालावी में किया था। कहां पर किया गया था मालावी को? और ये 25 अप्रैल को। कब किया गया था? डेट याद रखिएगा, 25 अप्रैल, और 2008 में किया गया, क्योंकि पहली बार यहां पर आप लोगों का ये 25 अप्रैल को ही क्या मनाया गया था? 25 अप्रैल को ही विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस यहां पर बनाया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। और भारत ने अपना लक्ष्य कब तक रखा है? भारत ने मतलब भारत में पूर्ण रूप से इसको समाप्त करने का लक्ष्य, इसे समाप्त जो करने का लक्ष्य कब तक भारत सरकार ने रखा है? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा 2030 तक भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि हम मलेरिया को भारत से पूरी तरीके से क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो ये लक्ष्य भारत सरकार का है। इसी के साथ बढ़ेंगे सातवें प्रश्न की ओर, जो दे के रखा है पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैकेले द्वारा। इसने कई प्रकार की बुक लिखी, लेकिन एक बुक है ये आपके अर्नेस्ट मैकेले द्वारा लिखित बुक, ये आपकी पुस्तक का क्या नाम है? ये आपके अली इंडस सिविलाइजेशन, नहीं इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, फर्दर या आपका एक्सपेंशन एट मोहनजोदड़ो। बिल्कुल यह बुक लिखी हुई है ऑप्शन नंबर की बी वाली बुक आप लोगों की, मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट को यहाँ पर आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, देखो मानव विकास सूचकांक 2000, ये मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट, आप जब परीक्षा देने जाओ तो 2023-24 की ये याद करके जाना। ठीक है, सबसे आगे आप सभी को जानते हैं कि नॉर्वे सबसे आगे होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा हर वर्ष ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का क्या नाम था? पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम था तो डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। और 1853 में लॉर्ड डलहौजी, उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय काल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। कहां से कहां तक चली थी? तो आपकी मुंबई टू ठाणे। कहां तक? मुंबई टू ठाणे के बीच में यह ट्रेन चली थी। आप लोगों को यह नाम याद होना चाहिए, डेक्कन क्वीन इसका नाम था। ठीक है, इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा फिर इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को यहाँ पर क्या देकर रखा था? मुंबा कोकी यह आपका उपस्थित के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ये आपका इक्वेटोरियल, फिर आपका इलेक्ट्रो जो जेट्स है ये वाला क्षेत्र बिल्कुल माना गया है। ठीक है, हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये मुंबा नहीं है, थुम्बा कोकी है। ठीक है, इसे थुम्बा कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, चलिएगा तो तेजी से चलेंगे आज हम लोग। और किस प्रसिद्ध ये लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? तो ये माधवी कुट्टी जो है, माधवी, ये जो आपका कुट्टी उपनाम जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो उपनाम आप सभी को याद होना चाहिएगा, ये किसने प्राप्त किया था? तो कमला दास। कौन ने प्राप्त किया था?
कमला दास ने प्राप्त किया था। कमला दास को आप सभी को याद होना चाहिएगा, यह भारत में एक तो आपकी कौन सी भाषा, एक तो आपकी मलयालम भाषा, कौन सी भाषा, मलयालम भाषा। तो एक तो आपकी मलयालम भाषा, और मलयालम भाषा के बाद में एक आप लोगों की जो अंग्रेजी भाषा की लेखिका है, कौन सी भाषा की, एक आपकी अंग्रेजी भाषा की लेखिका यह पूर्ण रूप से मानी जाती है। इसके बाद में इन्हें 1964 में क्या किया गया था, 1964 में आप सभी को याद होना चाहिएगा कि इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें केवल नामांकित किया गया था, दिया नहीं किया गया था, केवल नामांकित किया गया था। और वहीं पर आप लोगों को 1965 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी, इन्हें संगीत नाटक जो अकादमी यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई थी ये, और कब हुआ था, 1964 में ये नॉमिनेट हुई थी। लेकिन ये कौन सी भाषा के लिए, मलयालम और ये आपकी अंग्रेजी भाषा के लिए। मैं फिर बोलूंगा, ये सवाल अगर मुझे आ रहा है तो ये मान के चलिएगा थोड़ा बहुत मुझे आता होगा, इसलिए मैं सवाल को कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे सवालों का न मैं कुछ कर सकता हूँ न आप कुछ कर सकते हैं, ऐसे सवालों का कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोच रहे हैं कि मास्टर को आता है, हमें ये सवाल आता है, बिल्कुल याद है, लेकिन हमें ये याद नहीं था कि माधवी जो है जो ये जो इन्होंने नया रूप लिया था, इनका यह नाम वास्तविक है, के बारे में तो पढ़ के रखा था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो टीचरों को भी याद नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो चीजें याद होती है एक विद्यार्थी को याद होती है। आप सभी विद्यार्थी, मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप मेरी बात याद रखिएगा, किसी टीचर को आप लोगों से ज्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोगों को CBT 1 देना है, CBT 2 देना है, तो आप लोगों को मैथ्स करना है, रीजनिंग करना है, जीके करना है, साइंस करना है, आर्ट जो पूरा फिर करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। तो आप किसी टीचर से बेहतर है। ठीक है, ये मत सोचिएगा इस सामने वाले टीचर को इतना आता, भाई हमें कुछ नहीं आता, आता जितना भी वो सबको आ, क्योंकि आप लोगों को काफी सिलेबस पढ़ना है, कई सब्जेक्ट के आप आता है, मेरे को केवल एक सब्जेक्ट आता है, आपको सभी सब्जेक्ट आते हैं। तो कभी कंपैरिजन आप करें तो ये मान के ये करिएगा नहीं सबसे ज्यादा बलवान है, बुद्धिमानी है तो हम है, लेकिन अपनी बुद्धि का आप लोग प्रयोग करो तो केवल पढ़ाई के लिए करना, और खासकर मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कमला दास जो है ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलेंगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त स्त्रावित होता है, कहां से होता है, यकृत से होता है, नो डाउट हम लोग जानते ही इसके बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि आदर्श सांसद या आपका आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो यह प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर हमें ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप सभी जानेंगे कि इसके प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी माने जाते हैं। ये देखो, एक तो आपके आदर्श ग्राम योजना, एक तो आपके आदर्श जो ग्राम योजना है, ग्राम योजना के यह प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद गांव गांव विकास परियोजना, विकास परियोजना के जो यहाँ पर प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं महात्मा गांधी माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आर्टिकल 40 जो हमारा DPSP लिखा है, जिसे हम लोग नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व के नाम से जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, इन्होंने आर्टिकल 40 इन्हीं की देने, जहां पर ग्राम सभा का व ग्राम जो पंचायत का उल्लेख हमें देखने को मिला, इन्हीं की देन देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू आप सभी जानेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये बड़ी पहले जो प्रधानमंत्री है भारतवर्ष के। ठीक है, सबसे लंबा जो समय काल रहा वो इन्हीं का रहा। लेकिन इनके बारे में याद ये रखना पड़ेगा कि जो जवाहरलाल नेहरू साहब है, तो जवाहरलाल नेहरू साहब के खिलाफ पहली बार सबसे पहले अविश्वास जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही खिलाफ लाया गया था प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन इनकी सरकार नहीं गिरी थी। लेकिन फिर आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव
यहाँ पर लाया गया। लेकिन भारत में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार खिलाफ मतलब जो उनकी सरकार खिलाफ किया गया था। लेकिन पहले उनकी सरकार नहीं गिरी थी, लेकिन जो सरकार गिरी थी वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी थी। ठीक है, ये इनकी पहली सरकार गिरी थी इनके खिलाफ। अभी तो इनकी सरकार यहाँ पर क्या हो गई थी, इनकी सरकार यहाँ पर गिर गई थी। तो एक सफल अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वो किनके खिलाफ लाया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे उस समय भारत के पीएम हुआ करते थे, तो इनके खिलाफ यहाँ पर लाया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या पूछ सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव। और जम्मू एंड कश्मीर में और जो इनकी मृत्यु हुआ था हरदय घात से, सरदार जो जवाहरलाल नेहरू साहब रहेंगे तो हरदय घात के कारण इनकी मृत्यु हमें देखने को मिली थी। और 1964 में इनकी मृत्यु हमें देखने को मिली। हृदय घात पीड़ा से इनकी मृत्यु हो जाती है। जम्मू कश्मीर में इनकी मृत्यु हुई थी, कहां पर, JNK में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो हमें देखने को मिलेगा, देखो हमने पहले का करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है, और करंट अफेयर के अंदर सीएम और गवर्नर के बारे में याद होना चाहिए। 2019 में तेलंगाना के राज्यपाल की नियुक्ति जो किस राज्यपाल की नियुक्ति की थी, तो तमिसिलाई सौदर्शजन। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यही सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। देखो जो राज्यपाल होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये आपके आर्टिकल 155 में राज्यपाल की यहाँ पर क्या होती है, राज्यपाल की आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 161 के अंदर राज्यपाल जो होगा, राज्यपाल की यहाँ पर क्षमादान शक्ति क्या है, क्षमादान शक्ति हम लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं पर यह आपके आर्टिकल 160 के अंदर शपथ प्रक्रिया का प्रावधान है, राज्यपाल की शपथ प्रक्रिया का प्रावधान है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे भारतवर्ष में कि एक राज्यपाल होगा वो एक ही राज्य का राज्यपाल रहेगा, नहीं। हम लोगों ने 7वां संविधान संशोधन, कौन सा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक यहाँ पर प्रावधान किया कि एक जो राज्यपाल रहेगा, एक राज्यपाल रहेगा, ये 2 से अधिक यहाँ पर राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यों का यहाँ पर राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक भी आप मान लीजिएगा राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ऐसा 7वां संविधान संशोधन 1956 में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, एक मिनट, कैमरा मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि इनमें से भारत किस वायसराय निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन की थी। तो कौन भारत में स्थानीय निकाय सबसे पहले लेकर आया था, तो लॉर्ड रिपन यहाँ पर लेकर आया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, भारत में सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का स्थानीय स्वशासन क्या लेकर आया, आप लोगों का स्थानीय स्वशासन लेकर आया। यहीं पर इसने सिविल सेवा के लिए, किसके लिए, सिविल सेवा के लिए जो आयु थी, सिविल सीमा के लिए जो आयु थी वो आपकी ये 19 से बढ़ाकर तो ये 21 कर दी गई थी। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। लॉर्ड रिपन को भारत में उद्धारक का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसी के समय काल में वर्नाकुलस एक्ट, वर्नाकुलस जो एक्ट था वो इसी के समय काल में क्या किया गया था, पेश किया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिए। लॉर्ड रीडिंग के बारे में क्या याद कर लो, तो लॉर्ड रीडिंग के समय काल में भारत में एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसी के समय काल में केरल में एक मोपला विद्रोह हमें देखने को मिला। ये आपका मोपला विद्रोह 1921 और 22 के मध्य में हमें देखने को मिला। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हमें देखने को मिली थी। और इसी के समय काल में जो यूपी है, आप सभी जानेंगे गोरखपुर में वहां पर चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो इसी के समय काल में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये लॉर्ड रीडिंग के बारे में हमें देखने को मिलेगा। लॉर्ड वेवेल के समय काल में ही, लॉर्ड वेवेल के ही समय काल में भारत में
एक कैबिनेट मिशन आएगा। क्या आएगा? कैबिनेट मिशन भारत में आएगा। तो ये कैबिनेट मिशन भारत में आया था, वो लॉर्ड वेवेल के समय काल में भारत में आया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन इन लोगों ने भारत में भेजा था। इन लोगों ने कहा था यदि सभी हमारे साथ देते हैं तो उस समय जो ब्रिटिश की तरफ से, जो ब्रिटेन में उस समय जो वहां पर पीएम के चुनाव हो रहे थे, तो पीएम के चुनाव में उस समय जो चुनावी जो आपके उम्मीदवार कैंडिडेट देखने को मिले थे उनका नाम था एटली। कौन ने कहा था? वो आपके एटली ने कहा था यदि हमारी सरकार बनती है तो हम भारतीय लोगों के लिए क्या करेंगे, कैबिनेट मिशन भेजेंगे जो भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेगा और उसी संविधान सभा से सभी भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोगों ने किया, हम लोगों ने बिल्कुल आपके 26 नवंबर और आपके 1949 को हम लोगों ने हमारी संविधान सभा, जो हमारा भारतीय संविधान था उसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन 26 जनवरी डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी फिर आपके 1950 को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था कि आपका जो संविधान था उसे हम लोगों ने यहाँ पर लागू कर दिया। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। हमने हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने देशों से हम लोगों ने सहायता ली थी, कितने देशों की सहायता हमने आवश्यकता पड़ी? तो 10 देशों की जो देशों की सहायता लगी, जिनके संविधान को समझकर हम लोगों ने हमारे भारतीय संविधान को बनाया है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या देखने को मिलेगा? एक मिनट, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई है पैनल के अंदर। ठीक है, ठीक है, मुझे एक मिनट। क्या हो गया भाई? एक मिनट, मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक मिनट रुकिए आप लोग, हम लोग इसको चालू कर देते हैं फिर से। एक मिनट रुकिएगा, मैं चाहूंगा कि आप सभी का साथ मिलेगा। आप सभी इंतजार करिएगा, वीडियो को बंद मत कर दीजिएगा। चलो हो गया, चलो हो गया, हमारा स्टार्ट हो गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? रूर क्षेत्र, रूर जो क्षेत्र है ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये रूर क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए ये जो रूर क्षेत्र है ये एक बहुत हमें बड़ा आप लोगों का औद्योगिक क्षेत्र, एक तो बहुत बढ़िया आप लोगों का औद्योगिक क्षेत्र, तो एक आप लोगों का या आपका औद्योगिक क्षेत्र के साथ हमें या आपका सबसे बड़ा जर्मनी में है ये, और जर्मनी में का हमें एक यह खनिज भंडार के दृष्टिकोण से, किसके? खनिज भंडार के दृष्टिकोण से हमें ये सबसे बड़ा क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो यही भारत का रूर प्रदेश हमने जो किसे कहा है, सवाल पूछेगा कि भारत का जो रूर प्रदेश है, भारत का रूर प्रदेश कहा कि जाता किसको है? तो भारत का रूर जो प्रदेश है आप सभी जानेंगे कि छोटे नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है इसे हम लोगों ने कहा है भारत का रूर प्रदेश। छोटे नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सभी हमें दामोदर नदी, कौन सी रिवर हमें देखने को मिलेगी? दामोदर नदी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी छोटा नागपुर के प्लेट्यू की। और इसका मुख्य रूप से फैलाव भारत में, मुख्य रूप से इसका फैलाव कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इसका फैलाव आप सभी जानेंगे कि भारत के झारखंड में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जर्मनी की बात करेंगे तो आपके जर्मनी से आप सभी जानेंगे कि जो आप लोगों की एक ब्लैक फॉरेस्ट, कौन से दोस्तों? एक ब्लैक फॉरेस्ट, एक ब्लैक फॉरेस्ट, देखो पहले तो यही आ जाएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट क्या है। तो एक ब्लैक फॉरेस्ट आप लोगों की एक पर्वतमाला, कौन सी? एक पर्वतमाला देखने को मिलेगी। ये कहाँ पर है? आपके जर्मनी में देखने को मिलेगी। यहाँ से आप लोगों की जो आप लोगों की डेन्यूब नदी, कौन सी रिवर ने देखने को मिलेगी? डेन्यूब नदी निकलती है
और यह डेन्यूब नदी आप लोगों के काला सागर, कौन से सागर में, काला सागर में जाकर यह रिवर क्या करेगी, गिर जाएगी। तो इस डेन्यूब रिवर की खासियत कि इसके तट पर सर्वाधिक देशों की राजधानियां हैं, सर्वाधिक देशों की हम लोगों को यहाँ पर राजधानी देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछेगा कौन सी रिवर के तट पर सर्वाधिक देशों की राजधानियां हैं, तो डेन्यूब नदी, डेन्यूब रिवर का आप लोगों को याद होना चाहिए कि इस रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहां से होगा, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला कहां पर है, तो जर्मनी में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भारत सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम रखा गया, तो आप सभी जानेंगे यही कौशल विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से हाल ही में हम लोग इन्हें जानते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो इस सीरीज को फॉलो करो, सिलेक्शन तुम्हारा कहीं नहीं गया। ठीक है, मैं फिर बोलूंगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमसे ही पढ़िए। ठीक है, और पढ़ने के बाद इन सवालों को फॉलो कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर दे के रखा है जीएसटी किस तरह का कर है, मूल्य संवर्धित कर रहे, प्रत्यक्ष आयकर या अप्रत्यक्ष, तो आप सभी जानेंगे अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण हमें यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और क्वेश्चन नंबर 18 जो हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नवंबर 2020 में आप लोगों का नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, बान की मून, मारिया फर्नांडा, नहीं कोफी अन्नान या एंटोनियो गुतरेस, तो एंटोनियो गुतरेस भी हैं, आज भी यही है आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और पीवाईक्यू के अंदर नेक्स्ट है कि नेत्र लेंस की अत्यधिक, जो सवाल है नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन का कारण बन सकता है, तो कौन बन सकता है, निकट दृष्टि दोष बन सकता है, कौन बन सकता है, तो निकट दृष्टि दोष यहाँ पर बन सकता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्णांधता दे के रखा है, कलर ब्लाइंडनेस दे के रखा है, आप लोगों को ये बताना है कि कलर जो ब्लाइंडनेस होती है उसमें किन 3 प्रकार के कलरों की पहचान यहाँ पर नहीं होती व्यक्ति को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। यहां पर हम लोग लिख देते हैं, किस राज्य के शासन के निर्वासन को शरीर से जो आत्मा बाहर निकालती है तौर पर परिभाषित किया गया है, तो यह आपका अवध क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र को कहा गया है ऐसा, अवध क्षेत्र को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, देखो एक शब्द हमें देखने को मिलेगा स्वतंत्रता, इसके बाद में समानता, कौन सा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द हम लोगों ने कहां से लिए हैं, तो आप लोगों के फ्रांस से, कहां से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रिटेन से हम लोगों ने द्विसदनी निकाय हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। ब्रिटेन से ही हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, तो हमारी संसदीय व्यवस्था हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है। और वहीं पर या आपकी एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में यूएसएसआर यानी रूस, आज वर्तमान में रूस से हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिए हैं, क्या लिए हैं, मूल कर्तव्य हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में जो यूएसए की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, तो उपराष्ट्रपति का पद, किसका पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हम लोगों ने लिया है। इसी के साथ में राष्ट्रपति का पद, कौन सा, राष्ट्रपति का जो पद है वो हम लोगों ने किया है। यहीं पर हम लोगों ने जो आपकी संघीय न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका का प्रावधान हम लोगों ने यहीं से लिया है। यहीं पर हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान हम लोगों ने यहीं से लिया है, तो ये यूएसए के संविधान से हम लोगों ने लिया है। एक आपकी समवर्त सूची, कौन सी सूची है, समवर्त सूची का प्रावधान हम लोगों ने आपके ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया है, या आपके ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया है। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व जो है वो हम लोगों ने आपके आयरलैंड के संविधान से, कौन सा, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। ठीक है, वहीं पर हम लोग देखेंगे दोस्तों एक आप लोगों का लोकपाल का पद, कौन सा, लोकपाल का जो पद है वो किस देश से संविधान से लिया है, तो हम लोगों ने स्वीडन देश से लोकपाल के पद का प्रावधान यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस क्या था, मैंने आपको कहा था इससे पहले जो आप लोगों को जैव विविधता हमें देखने को मिला था पर्यावरण से संबंधित, तो यहाँ पर 2018 में प्लास्टिक प्रदूषण जो था वो हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ यहाँ पर जाएंगे। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी, जॉन जॉन डेनियल में थॉमस जॉन्स बारकर, तो बारकर ने यहाँ पर बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा, ये सवाल का आंसर मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब आप सभी को देना है, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल, सफारी, मोजिला फायरबॉक्स या ओपेरा। इस सवाल का आप सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। हम लोगों ने बेहद अच्छे तरीके से सारे वेब ब्राउजर यहाँ पर पढ़े थे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो ये सुपर कंप्यूटर कौन सा देखने को मिलेगा, तो परम 800 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये कौन ने बनाया था, तो ये सीडेक कंपनी, सीडेक जो कंपनी आपकी पुणे ने इसको बनाया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर आप लोगों से सवाल जो पूछेगा, वर्तमान भारत में क्या दोस्तों, वर्तमान जो भारत है, वर्तमान भारत का सर्वाधिक तेज कंप्यूटर, तो आप लोगों का परम 800 आप लोगों का सिद्धार्थ आप लोगों का एआई जो है ये भारत का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर हमें देखने को मिलेगा। और विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, तो फगुड़ी, कौन सा, फगुड़ी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से शेख मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, आप सभी जानेंगे कि इनकी दरगाह हमें अजमेर में यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, शेख मोइजुद्दीन चिश्ती, ठीक है, हाँ इन्हीं की दरगाह हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक, प्रकृति और नवकिरण जो निर्मित करने के लिए एटीएल लैब की शुरुआत की गई है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएल, तो आपका अटल, ठीक है, ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमें देखने को मिलेगा। अगस्त 2020 में आपका स्टील ये आपका अध्यक्ष चुना गया था, तो ये आपका स्टील यानी सेल के अध्यक्ष कौन जो चुने गए थे 2020 में, तो सोमा मंडल यहाँ पर चुने गए थे। सेल की स्थापना आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि सेल की स्थापना हमें कब देखने को मिली थी, तो सेल की स्थापना 1973 में हमें देखने को मिलेगी। आप सभी को जवाब देना है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में जो सेल है इसके अध्यक्ष हमें कौन देखने को मिलते हैं। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में यहाँ पर करना है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमें देखने को मिलेगा निम्न में कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। देखो 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों के अनुसार कंचनजंगा, कामेट या आपके नाइमुडी या माउंट एवरेस्ट, तो ये कंचनजंगा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आपकी भूटान और आपके सिक्किम यानी भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है, इसके साथ भूटान के साथ यह सीमा बनाती है। लेकिन सवाल पूछेगा
पुण्यतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप लोगों को कौन सी देखने को मिलेगी? तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी आप लोगों की देखने को मिली थी, जिसका नाम है नंदा देवी। कौन सी देखने को मिलेगी? नंदा देवी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है? तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट, ग्रेट हिमालयन या गिर वन्यजीव अभ्यारण्य? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है, तो ये फार्मूला हमें क्या देखने को मिलेगा? CaOH2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था? फिरोज शाह मेहता, इसके बाद में WC बनर्जी, दादा भाई नारोजी या ए होम? तो ए होम ने यहाँ पर किया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। और कब किया था? तो या आपके 1875 में इसके द्वारा स्थापना किया गया था। चलिएगा, फिर इसके साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा फुट लूज उद्योग का एग्जाम्पल है? फुट लूज उद्योग उसे बोलते हैं जो हम लोगों के आर्थिक विज्ञान है। तो आपके आर्थिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, बेस्ड ऑन आर्थिक विज्ञान के दृष्टिकोण से हम लोग जितने भी आप लोगों के हम लोगों को या आपके आइटम देखने को मिलते हैं, जैसे आप लोगों का मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर चिप्स हो गया, चार्जर हो गया, मोबाइल बैटरी हो गया, तो इस प्रकार के हम लोगों को इन सभी को फुल टूज उद्योग मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का प्रयोग किया गया था? किसका प्रयोग किया गया था? यहाँ पर आप लोगों से सवाल पूछा है। ठीक है, PSLV C-46, GSLV Mk3 M1 या SLV या GSLV Mk2, किसका प्रयोग किया गया था? कमेंट बॉक्स में आप सभी को इस सवाल का मुझे जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।